हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पॉलिटी का एक टॉपिक देख चुके हैं जो हमारा भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड था। उसमें हमने भारतीय संविधान सभा कैसे बनी, कौन से मिशन के द्वारा बनी, अच्छा कितनी समितियां उसके लिए बनी और कितने सदस्य उनके लिए चुने गए, किन प्रांतों से चुने गए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी पहले वाली वीडियो बनी है उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पे पॉलिटिकल की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग पहले उस वीडियो को वॉच करें, उसके बाद जाके फिर दूसरी वीडियो को वॉच करें तो आपके समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। अच्छा, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला देखिए, विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान भारत का संविधान है। ठीक हो गया। अच्छा, विश्व का सबसे लंबा है और सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो भारत का संविधान है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ देखेंगे, आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का मिश्रण है। अच्छा, आंतरिक कहने का मतलब है देश के अंदर से कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें देश से बाहर यानी कि अन्य देशों से मिलकर बनी हुई हैं, इसीलिए उसे आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का मिश्रण कहा गया है, जो भारतीय संविधान बनने में विशेषता रखते हैं। फिर देखिए, बात करते हैं नम्यता व अनम्यता का मिश्रण। अच्छा, नम्यता और अनम्यता का मतलब है, नम्यता का मतलब लचीला होता है और अनम्यता का मतलब है कठोर। यानी कि क्या है, नम्यता हम क्या कहते हैं उसे, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान की विशेषता को बताया गया है कि अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। तो नम्यता और अनम्यता का जो मिश्रण की बात करी गई है उसी चीज़ से है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा क्या है, लचीला है, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा कठोर है, इसीलिए इसको नम्यता व अनम्यता का मिश्रण कहा गया है। फिर बात करेंगे एकल नागरिकता की। अच्छा, एकल नागरिकता का मतलब है यदि अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा है तो वो सिर्फ भारत की ही नागरिकता को ग्रहण करेगा। यदि भारत में रहने के साथ साथ किसी अन्य राज्य की, या फिर अन्य राज्य का मतलब है किसी अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण करता है तो स्वतः ही उसकी भारत की जो नागरिकता है उसको खत्म कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति है वो अगर इंडिया का निवासी है, अगर सपोज अगर वो क्या करता है, पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की नागरिकता को अगर स्वीकार के या फिर ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो भारत की जो नागरिकता है उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसी को एकल नागरिकता कहा जाता है। अच्छा, ये जो एकल नागरिकता है, इस एकल नागरिकता को कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया था। फिर बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। अच्छा, मौलिक अधिकार कहने का मतलब है मूलभूत अधिकार। अच्छा, व्यक्ति कोई जीवन जीता है, उसको जीवन जीने के लिए मूलभूत चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, अच्छा वही चीज़ है कि उसको मूलभूत कोई आवश्यकता के अनुसार उसमें अधिकार भी होते हैं। यानी कि कोई हमें क्या होते हैं, मूलभूत अधिकार होते हैं, उन्हीं मूलभूत अधिकारों को हमारा मौलिक अधिकार कहा गया। फिर उसके बाद बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारे ये मौलिक अधिकार थे दोस्तों, ये कहाँ से लिए गए थे, ये अमेरिका से लिए गए थे। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए थे, हमारे ये आयरलैंड से लिए गए। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता है, थोड़ी ही देर में हम इस टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अगर आया है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, इन मौलिक अधिकारों को हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया। और दूसरी चीज़, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे, इनको कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। दोस्तों, आप लोग इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन बन के आते हैं कि निम्न में से नीति निर्देशक तत्व कहाँ या फिर किस देश के संविधान से लिए गए हैं, इससे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं उसके बाद, देखिए मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक हो गया। अच्छा, मौलिक कर्तव्य, जो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं सबसे पहले उसको देखते हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। अच्छा, 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा कौन सा था, पहले 10 थे अभी 11 कर दिए हैं। अच्छा, जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य था वो क्या था, 11वां जो मौलिक कर्तव्य था दोस्तों हमारा, वो था 6 से लेके जो हमारा 14 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको अनिवार्य शिक्षा, यानी कि माता पिता के द्वारा उसको अनिवार्य शिक्षा देने की जो बात करी गई थी वो मौलिक कर्तव्यों की 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में कहा गया था। ठीक हो गया। अच्छा, तो मौलिक कर्तव्य को भी क्या है, हमारी एक संविधान की विशेषताओं में रखा गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। अच्छा, सार्वभौमिक मताधिकार का कहने का मतलब है कि सभी को मत देने का अधिकार है। अच्छा, पहले क्या था कि पहले जो हमारा मत देने का जो अधिकार था वो 21 वर्ष था दोस्तों। कितना था, जब व्यक्ति को 21 वर्ष होंगे उसके बाद वो क्या करेगा, मतदान शुरू करेगा। लेकिन क्या करा गया, इसको 21 वर्ष से हटाकर इसको 18 वर्ष करा गया। अच्छा, 21 से हटाकर 18 वर्ष कब किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा
मतदान का जो अधिकार है वो 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष का प्रावधान कब किया गया? इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों 61वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा किया गया था? 61वां संविधान संशोधन किया गया इसके लिए। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन कब किया गया इसके बारे में बात करते हैं। तो जो 61वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये 1989 में किया गया। ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो आप लोग 61वां संविधान संशोधन आंसर करेंगे। यदि अगर कब किया गया अगर क्वेश्चन आता है तो 1989 में किया गया, आप जी आंसर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात, अच्छा, विधि के समक्ष समानता आपने सुना होगा, अनुच्छेद 14 में जिसकी बातें करी गई हैं। तो वही चीज़ें हैं कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका कहने का मतलब है सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो भारत में रहने वाला, चाहे बहुत छोटे तबके का आदमी हो या फिर बहुत उच्च कुल का आदमी हो या फिर बहुत अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए समान समय पर समान न्याय की बात करी गई है। इसीलिए इसको स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका कहा गया। अच्छा, न्यायपालिका कितने प्रकार की होती है? तो अगर न्यायपालिका की हम बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, सबसे जो निचला वर्ग होता है हमारा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फिर कौन होता है? हमारा हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के बाद फिर हमारा कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। अच्छा, सबसे सर्वोच्च न्यायालय इसको कहते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट ये हो गया हमारा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये हो गया। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो याचिकाएं दायर होती हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन अगर कानूनी हिसाब से कहेंगे तो सबसे पहले जो अपील होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली पर। ठीक हो गया। अच्छा, संसदीय शासन प्रणाली की जब बात करेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली, अब संसद, भारत में भी हमारे पास एक संसद आप लोगों ने देखा होगा, पार्लियामेंट है। अच्छा, संसद के 2 अंग हैं, आपने वो भी देखा होगा। ठीक हो गया। जब संसद के अंग कहेंगे तो फिर 3 हो जाएगा। अच्छा, संसद के सदन कहेंगे तो संसद के सदन कितने हो गए हमारे? 2 सदन हो गए। एक कौन सा हो गया हमारा? राज्यसभा हो गया, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया? लोकसभा हो गया दोस्तों। ठीक हो गया। लोकसभा और राज्यसभा संसद के क्या हो गए? ये दोनों सदन हो गए। लेकिन अंग पूछेगा तो अंग फिर 3 हो जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो हमारा राज्यसभा हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा लोकसभा हो गया, और तीसरा उसका कौन होता है सदस्य? हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक हो गया। तीसरा सदस्य कौन हो गया हमारा? राष्ट्रपति हो गया दोस्तों। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, तो हमारा जो बात करी गई थी संसदीय शासन प्रणाली की, तो संसद होगा, संसद के सदस्य होंगे, चाहे लोकसभा के हो, राज्यसभा के हों। ठीक हो गया। उनके द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा या फिर कोई कानून है जो उनके द्वारा बनाया जाएगा, कुछ इन चीज़ों का प्रावधान किया गया संविधान में। तो जो ये संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई दोस्तों, ये ब्रिटेन से ली गई थी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की। अच्छा, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली से संबंध क्या है? अच्छा, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का संबंध दोस्तों हमारा बात करेंगे कि जो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? केंद्र की हो गई, ठीक हो गया, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन की जिसमें हम लोग बात करते हैं उसी को त्रिस्तरीय शासन प्रणाली कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, जो स्थानीय स्वशासन प्रणाली थी दोस्तों, अच्छा, स्थानीय स्वशासन प्रणाली आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा, जिसके अंतर्गत हमारे पंचायती राज वगैरह आते हैं। तो अच्छा, पंचायती राज बोलें या फिर हम नगर पालिका या नगर पंचायतों की जब बात करेंगे तो जो हमारा पंचायती राज जो जोड़ा गया संविधान में, वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? आप लोगों को ये भली भांति पता होगा क्योंकि इससे पहले क्वेश्चनों में आ चुका है। तो जो हमारा पंचायती राज में अगर हम पंचायतों की बात करेंगे तो पंचायतों को संविधान का अंग कब बनाया गया? हमारा 73वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों। इसके लिए कब? 1993 में। ठीक हो गया। अगर नगर पंचायतों की बात फिर नगर पालिकाओं की बात करेंगे तो इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था कब? 1994 में। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ग्राम पंचायत या फिर पंचायतों की बात करेगा, पंचायती राज की अगर जब बात करेगा तो 73वां संविधान संशोधन 1993 बोलना है। ठीक हो गया। अगर वही चीज़ अगर देखेंगे हम कि अगर हमारा नगर पालिकाओं की जहाँ पर बात करेगा तो नगर पालिकाओं की बात भी हमारा कौन सा करा गया? 74वां जो संविधान संशोधन है 1993 में। अच्छा, ये दोनों ही चीज़ें 1993 में करी गई थी, ध्यान देना। चाहे पंचायती राज कहेगा या फिर नगर पालिका नगर पंचायत की बात करेगा, दोनों ही संविधान संशोधन एक डिजिट का चेंज है। अगर पंचायती राज कहेगा तो 73वां संविधान संशोधन 1993 है, लेकिन अगर नगर पालिकाओं की बात करेगा तो 74वां संविधान संशोधन 1993 है। अच्छा, दोनों ही एक ही सन में हुए हैं, लेकिन 73 और 74 का ध्यान दीजिएगा, पहले पंचायत
आएंगी, फिर उसके बाद नगर पंचायत या फिर नगर पालिकाएँ आएंगी, उस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य की। अच्छा, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष राज्य का कहने का मतलब है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। कहने का मतलब है भारत जो हमारा एक गणराज्य है, जो एक देश है हमारा, उसका कोई भी धर्म नहीं होगा। जैसे कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, इन धर्मों से मिलकर नहीं बना हुआ है। भारत जो हमारा देश है उसका कोई भी धर्म नहीं है। अच्छा, पंथ निरपेक्ष राज्य कब बनाया गया? तो पंथ निरपेक्ष जो शब्द संविधान में जो जोड़ा गया, जो विशेषता है संविधान की, इसको दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है छोटा संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संविधान संशोधन हुए हैं ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही हुए हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो पंथ निरपेक्ष राज्य की जो बात करी गई, कहने का मतलब है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, तो ये भी हमारा पंथ निरपेक्ष राज्य कहने का मतलब है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। ये शब्द हमारा कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हमारा 1976 में हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के। अच्छा ठीक है, हमने एक टॉपिक इससे पहले देख लिया है जो संविधान की विशेषता से संबंधित था। अच्छा, हम उसी में एक टॉपिक को और देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत। कहने का मतलब कि जब भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान में, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से मिलकर बना हुआ था। तो देखते हैं कि बाह्य स्रोतों और आंतरिक स्रोतों से मिलकर कौन कौन सी चीज़ें भारतीय संविधान के निर्माण में रखी गई थी और क्या क्या चीज़ें इसमें हुई थी, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। अच्छा, जब हमारा संविधान बना दोस्तों, तो संविधान बनते समय जो हमारा पहले से चलता आ रहा था ब्रिटिश शासन जो हमारा चल रहा था, उसमें से लगभग 250 से अधिक अनुच्छेदों को, कितने, लगभग 250 से अधिक अनुच्छेदों को पकड़ के संविधान में रख दिया गया। समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद ठीक है, इनको रखा गया। उसके बाद एक और चीज़ करी गई। क्या करा गया? न्यायपालिका की व्यवस्था करी गई। अच्छा, न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका पहले से चलते आ रही थी। ठीक हो गया। तो न्यायपालिका की व्यवस्था भी हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। उसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अच्छा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी कैग की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक हो गया। अच्छा, कैग हमारे किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के अंतर्गत आता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है? अच्छा, इसका कार्य होता है कि लेखा जोखा करना। ठीक हो गया। लेखा जोखा कार्य करने का काम कौन करता है? हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। वित्त का लेखा जोखा करने का जो काम होता है, वो काम किसका होता है? हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है। अच्छा, मैंने बताया जो इसको कैग भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, कैग का जो प्रावधान है संविधान में, वो अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। ये भी हमारा कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं लोक सेवा आयोग की। इसमें लोक हो गया, ये लोक सेवा आयोग है। ठीक हो गया। ठीक है, यानी कि हमारी किसकी बात करेंगे? हम यूपीएससी की बात करेंगे। हम लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, लोक सेवा आयोग की हमने बात करी। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की जहाँ पर हम बात करेंगे, अगर संविधान में देखें तो यहाँ इसको कहाँ पर दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की बात करी गई है। तो ये भी हमारा कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्योंकि पहले ब्रिटेन या फिर लंदन में हमारी जो है सिविल सर्विस की परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता था। आप लोगों ने देखा होगा 1924 में हमारी एक ली आयोग बनी थी। इसी ली आयोग के दर्जे पर 1926 में पहली बार भारत में सिविल परीक्षा की शुरुआत भी कराई गई थी। तो इसी को हमारे संविधान में अनुच्छेद 315 में इसको रखा गया। तो लोक सेवा जो आयोग बना हमारा, ये हमारा संविधान निर्माण से पूर्व ही बन चुका था। लोक सेवा जो आयोग बनी थी हमारी चल रही थी, यानी कि लोक सेवा परीक्षाओं की तैयारी पहले से होनी शुरू हो गई थी। इसीलिए इसको क्या करा गया? भारत शासन अधिनियम के तहत संविधान का अंग बनाया गया। फिर उसके बाद बात करते हैं 250 से अधिक अनुच्छेद हमने जोड़े थे, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक हो गया। अच्छा, न्यायपालिका की व्यवस्था के बारे में मैंने बात करी थी। न्यायपालिका की व्यवस्थाओं को 3 स्तरों पर डिवाइड इससे पहले करा हुआ था मैंने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे लिए गए भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब बात करेंगे विदेशी राज्यों से या फिर विदेशी जो गणराज्य हैं हमारे, उनसे कौन कौन सी चीज़ें भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो ठीक है दोस्तों, देखिएगा। अच्छा, उसके बाद ब्रिटेन की बात करेंगे। तो देखिए, ब्रिटेन सबसे पहले यहाँ से क्या लिया गया? संसदीय शासन व्यवस्था। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बताया था। मैंने कहा था हर एक गणराज्य या फिर हर एक देश का संसद होता है। उसी तरीके से भारत का भी एक संसद है। भारत के संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा है, दूसरी लोकसभा है।
ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद करेंगे संसदीय विशेषाधिकार। अच्छा, संसद के पास जो विशेष अधिकार होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे, वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते हैं। अच्छा, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद के पास है। इसीलिए क्या कहा गया? संसदीय विशेषाधिकार कहा गया। अच्छा देखिए, विधि का शासन, विधि का शासन कहने का मतलब है कानून से संबंधित। ठीक हो गया। यानी कि समान समय पर समान व्यक्ति को बराबर जो क्या है, समानता की जो बात करी गई है, फिर सज़ा की जो बात करी जाएगी, उसी को विधि का शासन कहा जाता है। ये चीज़ भी हमारी ब्रिटेन से ली गई। फिर एकल नागरिकता की बात मैंने थोड़ा देर पहले आपसे फिर से करी थी कि अगर हम किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो स्वतः ही हमारी भारत की नागरिकता है जो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। उसे एकल नागरिकता कहा जाता है। अच्छा, भारत में किस तरीके की नागरिकता देखने को मिलती है? क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है, तो हमारी एकल नागरिकता को देखने मिलती है। अच्छा, मंत्रिमंडल की बात करेंगे। अच्छा ठीक है, मंत्रिमंडल बना। मंत्रिमंडल हमारे राज्य स्तरों पर भी बनता है, केंद्र स्तर पर भी बनता है। केंद्र स्तरों पर जो मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राज्य स्तरों पर मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो मंत्रिमंडल का जो प्रावधान किया गया ये भी हमारे ब्रिटेन के संविधान से किया गया। अच्छा, तो बात करते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिए गई। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार हमारे ब्रिटेन से लिए गई। विधि का शासन हमारा ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता हमारा ब्रिटेन से लिया गया। और मंत्रिमंडल हमारा कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक हो गया। अच्छा, हमने भारत शासन अधिनियम 1935 देखा। ब्रिटेन, उसके बाद हमारे जो अन्य विदेशी गणराज्य थे वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें लेने में हमने ब्रिटेन का देख लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। अच्छा, अब देखिए अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई जो भारतीय संविधान में जोड़े गए, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मैंने कहा था कि मूलभूत अधिकार जो हमें प्राप्त हैं, भारत में सभी हर एक व्यक्ति को प्राप्त हैं, वो मौलिक अधिकार जो लिए गए थे हमारे, तो ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। उसके बाद देखिए दोस्तों, न्यायिक पुनर्वालोकन की बात करी गई। कहने का मतलब है, यदि न्यायिक पुनर्वालोकन का कहने का मतलब है कि आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर यदि आपकी जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है, तो आप पुनः ही वहाँ जाकर उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। इसी को न्यायिक पुनर्वालोकन कहा गया है। यदि आपके पास पहले सबूत नहीं है, बाद में आपको सबूत मिल जाते हैं, तो आपके पास न्यायिक पुनर्वालोकन की एक विधि रहती है। अनुच्छेद 137 के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर दोबारा से याचिका डालकर आप क्या कर सकते हैं, उस केस को रीओपन कर सकते हैं। इसी को हमारी न्यायिक पुनर्वालोकन कहा गया। अच्छा, ये जो न्यायिक पुनर्वालोकन है ये भी हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर बात करेंगे हमारा संविधान की सर्वोच्चता। अच्छा, संविधान की सर्वोच्चता की बात करेंगे तो अगर हम कानूनी रूप से देखें तो भारत में हर कोई व्यक्ति संविधान का सबसे पहले प्रयोग करता है। जैसे संविधान के अनुसार ही कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि कानून सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, संविधान की सर्वोच्चता को रखा गया। तो जो संविधान की सर्वोच्चता है ये भी हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। फिर उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति की बात करेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति के हैं या फिर उपराष्ट्रपति के हैं, दोनों ही पद हमारी अमेरिका से लिए गए। ठीक हो गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही हमारे अमेरिका से लिए गए। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीतियाँ हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के ही खुद के ही एक टॉपिक पर हम उस पर वीडियो बनाएंगे, जिसके माध्यम से आपको हम बताएंगे कि किस रीति से राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, कितने लोग उसमें प्रस्तावक अनुमोदक होते हैं, उनके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका से कौन सी चीज़ें ली गई हैं, तो उसमें हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही जो पद हैं ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हुए हैं। फिर बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। आपने देखा होगा कि जो हमारा आर्टिकल 61 होता है उस पर क्या लगता है, राष्ट्रपति पर हमारा महाभियोग लगाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कोई एक सदन लगा सकता है संसद का राष्ट्रपति पर महाभियोग। यदि अगर, लेकिन महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को पता चल जाना चाहिए कि उसके ऊपर महाभियोग लगाएंगे, सूचित कर देना अनिवार्य होता है। यदि अगर राष्ट्रपति उसमें क्या पाया जाता है, गलत पाया जाता है, संवैधानिक तत्वों का अवहेलना करने के रूप में अगर पाया जाता है, तो उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक हो गया। इसीलिए क्या कहा गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया थी वो भी हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। अच्छा, फिर बात करते हैं आयरलैंड से क्या कौन सी चीज़ें ली गई थी। अच्छा देखिए दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए।
ठीक हो गया। अच्छा, मैंने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 37 में कहा गया। अच्छा, ये कहाँ पर परिवर्तनीय है? ये संसद में परिवर्तनीय है दोस्तों। संसद इन पर क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। ठीक हो गया, संशोधन करके इसमें परिवर्तन कर सकता है, लेकिन न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। क्या? हमारे नीति निर्देशक तत्व हो गए। ठीक है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व हमारे कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या ली गई आयरलैंड से? अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी संसद होती है, संसद के दो सदन होते हैं, एक हमारी राज्यसभा होती है और दूसरी हमारी लोकसभा होती है। ठीक हो गया। अच्छा, राज्यसभा और लोकसभा दो अलग अलग सदन होते हैं, लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों से क्या होते हैं? उत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं, उनको राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसी तरीके से लोकसभा में 2 सदस्यों को चुना जाता है। ठीक हो गया। कहने का मतलब है राज्यसभा के 233 सदस्य वैसे चुने जाएंगे, प्लस 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक हो गया। उसी तरीके से अगर बात करेंगे तो 543 जो सदस्य होते हैं हमारे, वो लोकसभा के होंगे, प्लस 2 सदस्य उसमें किसके द्वारा चुन दिए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा चुन दिए जाएंगे, जो अभी कितनी संख्या हमारी 545 है। ठीक हो गया। अच्छा, तो बात करेंगे इस बारे में कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में किया जाता है। ये जो 12 सदस्यों का जो प्रावधान लिया गया, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं कनाडा के संविधान से क्या चीज़ें ली गई थी, कनाडा से कौन से तत्व लिए गए थे जो संविधान में जोड़े गए। ठीक हो गया। तो देखिए, संघात्मक व्यवस्था। अब देखिए, संघात्मक व्यवस्था कहने का मतलब है कि शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन किस रूप में किया जा सकता है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति के रूप में किया जाता है। ठीक है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब ही वही है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन हो गया। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या हुआ इसमें? अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के हाथ में होती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो कानून बनते हैं वो केंद्र के द्वारा ही बनकर आते हैं। अधिकतर जो कानून बनते हैं वो केंद्र के द्वारा होते हैं, तो इसीलिए अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती हैं वो हमारे केंद्र के ही हाथों में होती हैं। ठीक हो गया। अगर बात करेगा राज्य सूची तथा केंद्र, जो हमारी केंद्र सूची है, ठीक है, राज्य और संघ सूची कहाँ से लिया गया? तो ये हमारा कहाँ से लिया गया? हमारा कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक हो गया दोस्तों। कौन कौन सी चीज़ें? संघ और राज्य। संघ राज्य जो हमारी सूची है ये कहाँ से ली गई? हमारी कनाडा के संविधान से ली गई है। उसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका के संविधान से जो तत्व लिए गए थे हमारे, वह थे संविधान संशोधन की विशेषता। अच्छा, संविधान संशोधन की विशेषता के बारे में बात करेंगे तो संविधान संशोधन की जो विशेषता है दोस्तों, वो अनुच्छेद 368 के तहत है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो संविधान संशोधन की जो विशेषता है भारतीय संविधान में, तो हमारे कितने में है? अनुच्छेद 368 में है। अच्छा दोस्तों, फिर बात करते हैं फ्रांस की। तो देखिए, फ्रांस के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई थी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका से मैंने कहा था संविधान संशोधन। अगर हमें कोई भी संविधान संशोधन करना है, भारतीय संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना है, तो हम आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हैं। हमने इसके बारे में बात करी। फिर बात करते हैं कि फ्रांस से कौन सी चीज़ें ली गई। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र जो शब्द हैं हमारे। समानता हो गया, सामाजिक स्वतंत्रता, आप लोगों ने देखा होगा। स्वतंत्रता में समानता की बात, आप लोगों ने अधिकारों की बात इन चीज़ों में पढ़ी होंगी। बंधुत्व यानी कि भाईचारे से बात कर रहा है। और गणतंत्र यानी कि जिसमें क्या होगा, किसी एक राजा का शासन ना होगा, जनता का शासन होगा, यानी कि लोकतांत्रिक रूप से उसमें गणराज्य बनेंगे। इन चीज़ों के बारे में जो बात करी गई, तो हमारे जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र जो ये शब्द हैं हमारे, ये कहाँ से लिए गए? हमारे फ्रांस के संविधान से लिए गए। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले कि निम्न में से बंधुत्व, गणतंत्र तथा स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिए, किस यानी फिर किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हमारे फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं जर्मनी के संविधान से कौन सी चीज़ें ली गई थी। तो ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया? हमारा आपातकाल लिया गया। अच्छा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, ऐसा बोलता है। ठीक हो गया। अच्छा, मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इससे पहले बन के आ चुका है कि आपातकाल के समय निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, दो ये आर्टिकल हैं दोस्तों। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो हमारे हैं, ये हमारे क्या होते हैं? मूल अधिकार। जो हमारे आपातकाल होता है, आपातकाल के दौरान ये दोनों ही अधिकार हमारे क्या नहीं होते हैं? रद्द नहीं होते हैं। ठीक हो गया। यानी कि ये बने रहेंगे वो समय पर भी, ये हटेंगे नहीं उस समय के लिए। ठीक हो गया। तो देखिए दोस्तों, जो आपातकाल जो है हमारा, ये आपातकाल कहाँ से लिया गया? हमारा जर्मनी से लिया गया।
ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करेंगे रसिया यानी कि रूस के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने इससे पहले बात करी थी कि भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको, 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसको कब जोड़ा गया, तो इसके लिए दोस्तों एक 86वां संविधान संशोधन करा गया था। क्या करा गया था? 86वां संविधान संशोधन करा गया था 2002 में। ये शिक्षा का अधिकार से संबंधित था। ठीक हो गया। इसमें क्या था कि अनुच्छेद 45 में हमारा शिक्षा का अधिकार था, उसको हटाकर, यानी कि क्या था, वो नीति निर्देशक तत्व था, उसको हटाकर क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। अच्छा, मौलिक अधिकार बनाकर उसको आर्टिकल 21 के क में रख दिया गया था। ठीक हो गया। 21 के क में शिक्षा के अधिकार को रख दिया गया था। इसको कब करा गया, मैंने बताया आपको, 86वां जो संविधान संशोधन था हमारा, कब? 2002 में। अच्छा ठीक है। इसी के तहत क्या कहा गया था कि जो हमारे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को माता पिता के द्वारा अनिवार्य शिक्षा देने की बात करी गई थी। ये कहाँ पर कहा गया, हमारा मौलिक कर्तव्यों में जो 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा जोड़ा गया, उस पर कहा गया था। ठीक हो गया। तो अनुच्छेद 45 से अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षा के अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों से हटाकर मौलिक अधिकार कब बनाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बनाया गया, तथा अनुच्छेद 45 से हटाकर उसे अनुच्छेद 21 के क में रखा गया। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सी चीज़ें लेगी। तो देखिए दोस्तों, जो समवर्ती सूची है, अब आप लोगों ने देखा होगा केंद्र तथा राज्य, मैंने बात करी थी थोड़ी देर पहले, केंद्र तथा राज्य की जो बात करी थी, मैंने कहा था कि कनाडा के संविधान से लिया गया था। ठीक हो गया। कनाडा के संविधान से केंद्र तथा राज्य की बात करी थी मैंने, ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। लेकिन कभी अगर समवर्ती सूची की बात करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है जिसमें केंद्र प्लस राज्य, ठीक हो गया, दोनों के क्या कर सकते हैं, अपने कानून बना सकते हैं। इसी को हमारा क्या कहा गया, समवर्ती सूची कहा गया। यानी कि कानून कहने का मतलब है मनन कर सकते हैं। ठीक हो गया। कानून बना सकते हैं, मनन कर सकते हैं, उसी को समवर्ती सूची कहा गया। जी कि राज्य सूची का विषय तो राज्य करेगा, केंद्र सूची का विषय तो केंद्र करेगा। कहने का मतलब है समवर्ती जो सूची है उसमें दोनों का अधिकार होगा, यानी कि केंद्र का भी अधिकार होगा, राज्य का भी अधिकार होगा, इसीलिए इसको समवर्ती सूची कहा गया। ठीक है। अगर राज्य और केंद्र की बात करेगा तो आप लोग कनाडा को आंसर करेंगे, अगर समवर्ती सूची की बात करेगा तो आप ऑस्ट्रेलिया को आंसर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, इसी बार पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तराखंड यूकेपीएससी के पटवारी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, फिर कौन आहूत करता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है संयुक्त अधिवेशन को। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के अनुसार बुलाया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन को अनुच्छेद 108 में रखा गया है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब राज्यसभा या लोकसभा में कुछ निर्णायक जो मत होते हैं उनमें विवाद चल रहे होते हैं, तो राष्ट्रपति उस समय पर क्या करता है, एक अधिवेशन आहूत करता है, जिसमें उसमें निर्णय लिया जाता है कि कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत चल रही हैं, उनके बीच के जो विवाद हैं उन विवादों को निपटारा करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की जो आहुति करता है ये हमारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो संयुक्त अधिवेशन है उसको कौन बुलाता है कहेंगे, तो ये हमारा कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने बात करी थी संविधान की विशेषता और संविधान के स्रोतों के बारे में। ठीक है, एक बार मोटा मोटा फिर से देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि हमारे जो भारतीय संविधान के जो स्रोत थे उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से न्यायपालिका की व्यवस्था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग और 250 से अधिक अनुच्छेद कहाँ से लिए गए थे, हमारे 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए थे। ब्रिटेन से बात करेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल, ये हमारे कहाँ से लिए गए थे, ये हमारे ब्रिटेन से लिए गए थे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार भी मौलिक अधिकार ली गई थी। न्यायिक पुनर्वालोकन की बात जो हमारी हो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी वहीं से लिया गया था। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लिया गया था ये भी हमारा अमेरिका के संविधान से ही लिया गया था। फिर उसके बाद आयरलैंड की बात करेंगे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा में जो मनोनीत या फिर मनोनयन करने का जो अधिकार था वो राष्ट्रपति के पास है। ये हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। फिर बात करी थी हमने कनाडा के संविधान से। अच्छा, कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति और अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के हाथ में होती हैं। ये 3 चीज़ें हमारी कनाडा से ली गई। दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 का जो प्रयोग करते हैं हम अभी, वो हमारा दक्षिण अमेरिका से लिया गया। और फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र की जो बात करी गई हमारी फ्रांस के संविधान से ली गई थी।
उसके बाद जर्मनी की बात करेंगे तो आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो दो हैं, ये दो आर्टिकल हमारे उस समय पे क्या नहीं होते हैं, रद्द नहीं होते, बाकी के सारे हमारे उस समय पे समाप्त हो जाते हैं। ये चीज़ हमारी जर्मनी से ली गई। फिर रसिया से हमारे मौलिक कर्तव्य ली गई। मैंने आपको बताया था कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसको जो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्वों से हटाकर उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है और उसको कहाँ पर रखा गया, हमारा आर्टिकल 21 के क में रखा गया, जिसको भी मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। ठीक हो गया। उसके बाद करेंगे ऑस्ट्रेलिया की बात जब हमने करी थी तो जिससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को जो राज्य और केंद्र दो विषय हैं हमारी, ये कनाडा से लिए गए थे। और अगर समवर्ती सूची की अगर कहीं पर बात करेगा तो समवर्ती सूची कहने का मतलब है इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही मनन कर सकते हैं। ये हमारी कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संयुक्त अधिवेशन की बात करें जिसमें राष्ट्रपति अधिवेशन की आहुति करेगा, अनुच्छेद 108 के अनुसार बताया था मैंने आप लोगों को कि यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी लगभग ज़्यादा ही नहीं था, 10 से 15 बार बन चुका है। चाहे आप उसको सेंट्रल लेवल के परीक्षाओं में देखें, स्टेट लेवल के परीक्षाओं में देखें, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, फिर कौन आहुति करता है करके क्वेश्चन लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने बात करी भारतीय संविधान के भाग 2 की। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो हेल्पफुल लगा हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को चैनल ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।